नमस्कार। आज के हमारे विश्लेषण में हम चल रहे हैं टाइम में थोड़ा पीछे नहीं, बहुत पीछे, करीब 3000 साल पीछे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारत में ये किंगडम्स, राजा और रिपब्लिक्स आखिर बने कैसे। ये कहानी है पावर, सोसाइटी और गवर्नेंस में आए बहुत बड़े बदलावों की। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। आज हम अपने रूलर्स कैसे चुनते हैं? सिंपल, वोट देकर, है ना? पर जरा सोचिए, आज से करीब 3000 साल पहले, जब कोई वोटिंग मशीन नहीं थी, कोई इलेक्शन नहीं थे, तब कोई इंसान राजा कैसे बनता होगा? बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। देखिए, शुरू में ऐसा लगता है कि राजा को जन यानी कि आम लोग ही चुनते थे। हो सकता है वो अपने कबीले का सबसे बहादुर या सबसे समझदार इंसान हो। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा चेंज आया। कुछ लोगों ने अपनी पावर दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और रिचुअल्स करना शुरू कर दिया और इसी के दम पर खुद को राजा बना लिया। इन्हीं बड़े बड़े यज्ञों में से एक बहुत फेमस था अश्वमेध यज्ञ। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, बल्कि ये अपनी पावर और अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने का एक तरीका था। इसमें होता ये था कि एक राजा अपने एक खास घोड़े को आजाद छोड़ देता था और शर्त ये थी कि अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को अपने एरिया में रोका तो इसका मतलब था चैलेंज, और फिर उसे घोड़े के मालिक राजा से लड़ना पड़ता था। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता था, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले घोड़े को आज़ादी से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके पीछे पीछे राजा के लोग उसे गार्ड करते हुए चलते थे। अब अगर ये घोड़ा किसी दूसरे के राज्य से गुजरा और वहां के राजा ने उसे जाने दिया, तो इसका मतलब था कि उसने पहले राजा की ताकत को मान लिया है। और आखिर में जब घोड़ा बिना किसी रोक टोक के वापस आ जाता, तो एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था, जिसमें उस विक्टोरियस राजा को सबसे पावरफुल डिक्लेयर कर दिया जाता था। ये यज्ञ सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, बल्कि ये उस टाइम की सोसाइटी का एक पूरा सोशल मैप था। सेंटर में होता था मेन राजा, जो एक खास सिंहासन या शेर की खाल पर बैठता था। उसका सारथी, जो युद्ध में उसका साथी होता था, वो उसकी बहादुरी के किस्से सुनाता था। राजा की रानियां और बेटे छोटे मोटे रिचुअल्स करते थे, जबकि जो राजा हार गए थे या जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो सिर्फ दर्शक बनकर बैठते थे। पुरोहित यज्ञ करवाते थे और आम लोग, जिन्हें विष या वैश्य कहा जाता था, वो राजा के लिए तोहफे लाते थे। लेकिन समाज का एक हिस्सा, जिन्हें शूद्र कहा गया, उन्हें इन सभी रिचुअल्स से पूरी तरह बाहर रखा जाता था। यज्ञ में हमें जो सोशल डिवीजन दिखा, वो असल में समाज में बहुत गहराई तक फैला हुआ था, और यहीं से हमें उस दौर के सोशल स्ट्रक्चर यानी वर्ण व्यवस्था को समझना होगा। पुरोहितों ने सोसाइटी को उनके काम के आधार पर कुछ ग्रुप्स में बांटा था। तो उस समय समाज को 4 मेन वर्णों में बांटा गया था। सबसे पहले थे ब्राह्मण, जिनका काम था वेदों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करवाना और गिफ्ट्स लेना। दूसरे नंबर पर थे क्षत्रिय, यानी रूलिंग क्लास, जिनका काम था लड़ना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। तीसरे थे वैश्य, जिसमें किसान, चरवाहे और व्यापारी आते थे। आप देख सकते हैं कि इन तीनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। और सबसे आखिर में थे शूद्र, जिनका काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था। उन्हें कोई भी रिचुअल करने की इजाजत नहीं थी। और ये सिस्टम सिर्फ काम पर नहीं, बल्कि जन्म पर आधारित हो गया। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे उसमें वो क्वालिटीज हों या ना हो। और टाइम के साथ ये सिस्टम और भी सख्त होता गया, और कुछ लोगों को तो अछूत यानी अनटचेबल माना जाने लगा। इसमें कुछ क्राफ्ट पर्सन, शिकारी और जो लोग अंतिम संस्कार का काम करते थे, वो शामिल थे। ऐसा माना जाता था कि उनके संपर्क में आने से कोई भी इंसान पोल्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबने इस सिस्टम को चुपचाप मान लिया था। इसका विरोध भी हुआ। कुछ क्षत्रिय राजा तो खुद को ब्राह्मणों से सुपीरियर मानते थे। बहुत से लोगों का ये मानना था कि किसी का वर्ण जन्म से तय नहीं होना चाहिए। कई लोग काम के आधार पर होने वाले भेदभाव के सख्त खिलाफ थे और मानते थे कि यज्ञ करने का हक तो सबको होना चाहिए। और समाज के कई हिस्सों में, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में, इस छुआछूत के प्रैक्टिस की कड़ी निंदा की गई। चलिए अब सोसाइटी के स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और उस दौर की पॉलिटिकल ज्योग्राफी को देखते हैं। जब यज्ञ करके राजा पावरफुल हो गए, तो उनके राज्य का कॉन्सेप्ट भी बदलने लगा। अब वो सिर्फ जन यानी लोगों के राजा नहीं रहे, बल्कि एक फिक्स टेरिटरी के राजा बन गए। और इसी टेरिटरी को जनपद कहा गया। इसका लिटरल मीनिंग है जन के पद रखने की जगह। मतलब वो जमीन जहां लोगों ने अपने पैर जमा लिए, जहां वो सेटल हो गए। और ये जनपद
असल में उन्हीं पावरफुल राजाओं के राज्य थे जो अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को इन जनपदों की कई बस्तियां मिली हैं, जैसे दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। खुदाई से हमें पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी और दूसरे जानवर पालते थे। वो चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी अलग अलग तरह की फसलें उगाते थे। मतलब एक प्रॉपर सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ शुरू हो चुकी थी। इन साइट्स पर एक खास तरह की पॉटरी भी मिली है, जिसे चित्रित धूसर पात्र या पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। ये ग्रे कलर के बहुत ही फाइन, पतले और खूबसूरत बर्तन होते थे, जिन पर सिंपल ज्योमेट्रिक डिजाइन बने होते थे। ऐसा माना जाता है कि ये शायद खास मौक़ों पर इम्पोर्टेंट लोगों को खाना सर्व करने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। अब करीब 2500 साल पहले एक और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कुछ जनपद बाकी जनपदों से ज्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल हो गए, और इन्हीं बड़े और शक्तिशाली जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। आप कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी किंगडम्स से बड़ी बड़ी एम्पायर्स की तरफ पहला कदम था। तो आखिर जनपद और महाजनपद में फ़र्क क्या था? ज़रा इस टेबल को देखिए। महाजनपद ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ज़्यादातर महाजनपदों की एक कैपिटल सिटी होती थी, जो जनपदों में नॉर्मली नहीं होती थी। और सबसे बड़ा डिफरेंस था किलेबंदी का। महाजनपदों की राजधानियों को लकड़ी, ईंट या पत्थर की बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा जाता था। ये इतने बड़े बड़े किले आखिर बनाए क्यों जाते थे? इसके 3 मेन कारण थे। पहला और सबसे ऑब्वियस, दूसरे राजाओं के अटैक से प्रोटेक्शन। दूसरा, अपनी पावर और वेल्थ का शो ऑफ करना, मतलब जितनी ऊंची और बड़ी दीवार उतना पावरफुल राजा। और तीसरा कारण था किले के अंदर रहने वाले लोगों और जमीन पर आसानी से कंट्रोल रखना। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े किले बनाने और एक बड़े राज्य को चलाने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आते थे? यहीं पर गवर्नेंस के 2 नए और बहुत ज़रूरी पिलर्स सामने आए, एक स्टैंडिंग आर्मी और दूसरा रेगुलर टैक्स। महाजनपदों के राजाओं ने अब अपनी स्टैंडिंग आर्मीज रखना शुरू कर दिया था। सोल्जर्स को पूरे साल रेगुलर सैलरी दी जाती थी। अब वो पहले की तरह सिर्फ लड़ाई के टाइम पर इकट्ठा नहीं होते थे, और ये सैलरी शायद आहत सिक्कों यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स में दी जाती थी, जो इंडिया की सबसे पुरानी कॉइन्स में से एक मानी जाती हैं। इतनी बड़ी आर्मी और किलों के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तो इसके लिए राजाओं ने लोगों से ओकेशनल गिफ्ट्स लेने की बजाय एक रेगुलर टैक्स सिस्टम शुरू किया। और इन सभी टैक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट था फसलों पर लगने वाला टैक्स। ये कितना था? उपज का 1/6 हिस्सा, जिसे भाग कहा जाता था। ये टैक्स सिस्टम काफी ऑर्गेनाइज्ड था। किसानों को अपनी फसल का छठा हिस्सा देना पड़ता था। कारीगरों को महीने में एक दिन राजा के लिए फ्री में काम करके अपना टैक्स चुकाना होता था। चरवाहों को जानवर या एनिमल प्रोडक्ट्स के रूप में टैक्स देना होता था। जो सामान खरीदा या बेचा जाता था, उस पर भी टैक्स लगता था। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले शिकारियों को भी जंगल से मिली चीजें जैसे शहद या लकड़ी राजा को देनी पड़ती थी। तो चलिए इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एक राजा जो यज्ञ से अपनी पावर साबित कर रहा है, एक सोसाइटी जो वर्णों में बटी हुई है, छोटे छोटे जनपदों से बड़े बड़े किलेबंद महाजनपदों का बनना, और फिर इन महाजनपदों को चलाने के लिए एक स्टैंडिंग आर्मी और एक रेगुलर टैक्स सिस्टम। तो सवाल ये है कि क्या यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर मौर्य जैसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण हुआ? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, चलिए आज एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं लगभग 3000 साल पीछे, एक ऐसे भारत में जहां पावर की, सत्ता की परिभाषा ही लिखी जा रही थी। ये वो जमाना था जब राजा सिर्फ पैदा नहीं होते थे, बल्कि बनाए जाते थे। और मजे की बात यह है कि एक तरफ जहां राजतंत्र मजबूत हो रहे थे, वहीं दुनिया के कुछ पहले गणराज्यों यानी रिपब्लिक्स की नींव भी रखी जा रही थी। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर और समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आज की बात तो हम सब जानते हैं, हम वोट देते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं, सिंपल। लेकिन कभी सोचा है 3000 साल पहले क्या होता होगा? शासक कैसे बनते होंगे? देखिए, उस वक्त कुछ राजाओं को तो शायद जन यानी कि आम लोग ही चुनते थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया और ये प्रोसेस पूरी तरह बदल गया। अब राजा बनने का नया तरीका था शक्ति का प्रदर्शन, बड़े बड़े यज्ञ करके। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं?
सबसे पहले हम राजा बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि उस समय समाज की वर्ण व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद हम जनपद से महाजनपद तक के सफर को ट्रेस करेंगे, ये कैसे बने, इनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी, और आखिर में हम दो बहुत ही दिलचस्प मॉडल्स को देखेंगे, मगध का राजतंत्र और वज्जी का गणराज्य। तो जैसा मैंने कहा, सत्ता पाने का खेल अब बदल चुका था। पहले जहां जन यानी लोगों की मर्जी से शासक बनते थे, अब कुछ लोग बड़े बड़े विशाल यज्ञ करके अपनी ताकत का ऐलान करने लगे थे। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, नहीं, ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल पावर प्ले था, अपनी शक्ति दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया। और इन यज्ञों में सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड था अश्वमेध यज्ञ। अब ये था क्या? असल में ये एक पॉलिटिकल चैलेंज था। होता ये था कि एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। अब वो घोड़ा जिन जिन राजाओं के इलाकों से गुजरता, उन राजाओं के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते थे, या तो उस घोड़े को रोककर युद्ध करो, या फिर चुपचाप उसे जाने दो और यज्ञ करने वाले राजा की सत्ता स्वीकार कर लो। जो राजा हार मान लेते, उन्हें फिर विजेता राजा के यज्ञ में बुलाया जाता था, जो कि उसकी बढ़ती हुई शक्ति का खुला प्रदर्शन था। ये पूरा यज्ञ एक तरह का ग्रैंड थिएटर था, और इसका हीरो था राजा। वो एक खास सिंहासन या बाघ की खाल पर बैठता था। उसका सारथी, जो युद्ध में उसका साथी होता था, उसकी जीत और बहादुरी के किस्से सुनाता था। परिवार वाले छोटे मोटे अनुष्ठान करते, जबकि बाकी राजा वो सिर्फ ऑडियंस बनकर बैठे रहते थे। मतलब हर किसी का रोल और उसकी जगह बिल्कुल तय थी। आम लोग राजा के लिए तोहफे लाते थे, लेकिन शूद्रों को कई मुख्य रस्मों से दूर रखा जाता था। समाज का ये बंटवारा यहीं से साफ दिखने लगता था। अब ये जो सामाजिक बंटवारा हमें यज्ञ में दिखा ना, वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये एक बड़े बदलाव का हिस्सा था। इसी दौर में, खास तौर पर उत्तर भारत में, गंगा यमुना के इलाके में, पुरोहितों ने समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया, एक ढांचा तैयार किया, जिसे हम आज वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम ने समाज को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, जिनका काम था वेदों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करवाना और तोहफे लेना। उनके बाद थे क्षत्रिय, यानी राजा और योद्धा, जिनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे नंबर पर थे वैश्य, जिसमें किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और लिस्ट में सबसे आखिर में थे शूद्र, जिनका काम था बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। यहाँ तक कि यज्ञ करने का अधिकार भी सिर्फ पहले 3 वर्णों को था, शूद्रों को नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। मतलब आपके काम से नहीं, आपके जन्म से तय होता था कि आप समाज में कहाँ होंगे। और इसके नियम बहुत ही ज्यादा सख्त थे। शूद्रों को, और यहाँ तक कि सभी वर्णों की महिलाओं को भी, वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। और तो और समय के साथ कुछ काम करने वालों को, जैसे शिल्पकार या शिकारी, इन्हें तो अछूत यानी अनटचेबल ही मान लिया गया, जिनसे संपर्क करने पर भी पुरोहित खुद को प्रदूषित या अपवित्र समझते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबने इसे चुपचाप मान लिया। इसका विरोध भी जमकर हुआ। कई राजा थे जो खुद को पुरोहितों से भी बड़ा मानते थे। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई, जन्म के आधार पर यह भेदभाव क्यों, काम के आधार पर क्यों नहीं। कुछ लोगों ने तो अस्पृश्यता की प्रथा की खुलकर निंदा की। और जानते हैं, भारत के पूर्वोत्तर जैसे इलाकों में, जहां पुरोहितों का इतना असर नहीं था, वहां यह सिस्टम कभी अपनी जड़ें जमा ही नहीं पाया। तो एक तरफ समाज बदल रहा था और दूसरी तरफ राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल रहा था। अब तक जो राजा जन यानी अपने कबीले या लोगों के नेता हुआ करते थे, वो अब जनपदों के राजा बन गए। मतलब अब वो लोगों पर नहीं, बल्कि एक तय जमीन के टुकड़े पर राज करने लगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था, सोच में, आइडिया में। जनपद का लिटरल मीनिंग है जहां जन ने पैर जमाए, और हमें इसके सबूत भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को दिल्ली के पुराना किला और मेरठ के पास हस्तिनापुर जैसी जगहों पर इन जनपदों के गांव मिले हैं। लोग वहां झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी पालते थे और चावल, गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाते थे। और उनकी एक खास पहचान थी, वो एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, जिन्हें पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। फिर करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद और बड़े और पावरफुल हो गए, और वो बन गए महाजनपद। अब ये सिर्फ साइज का फर्क नहीं था, पूरा सिस्टम अपग्रेड हो गया था। अब इन राज्यों की अपनी कैपिटल सिटीज होती थी, जिनके चारों तरफ सुरक्षा के लिए लकड़ी, ईंट या पत्थर की विशाल दीवारें होती थी। राजा अब तोहफों के भरोसे नहीं थे, बल्कि उनके पास अपनी एक परमानेंट सैलरी वाली सेना थी, और वो रेगुलर टैक्स भी वसूलते थे।
अब एक सवाल उठता है, इतनी बड़ी सेनाएं, इतने बड़े बड़े किले, पैसा कहाँ से आ रहा था? आखिर इन सब का खर्च कैसे चलता था? जाहिर है इसके लिए एक मजबूत इकोनॉमी चाहिए थी, और इसका जवाब छिपा है उस वक्त की एग्रीकल्चर और टैक्स सिस्टम में आए दो बड़े बदलावों में। इस दौर में खेती में दो बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, गेम चेंजिंग बदलाव आए। एक तो लोहे के फाल का इस्तेमाल होने लगा। इससे अब सख्त जमीन को भी आसानी से जोता जा सकता था, जिससे फसल की पैदावार बढ़ गई। दूसरा बड़ा बदलाव था धान की खेती में। अब बीज छिड़कने के बजाय धान के छोटे छोटे पौधे तैयार करके खेतों में रोपे जाने लगे। इससे भी प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ा। और हाँ, ये सारा कमर तोड़ काम कौन करता था? दास, दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिन्हें कम्मकार कहते थे। अब जब फसल ज्यादा होने लगी तो राजाओं को मौका मिल गया एक रेगुलर टैक्स सिस्टम बनाने का। सबसे जरूरी टैक्स था फसलों पर, जिसे भाग कहते थे, और ये आमतौर पर कुल उपज का छठा हिस्सा होता था। इसके अलावा कारीगरों को भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन कैश में नहीं। उन्हें महीने में एक दिन राजा के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। पशुपालकों, व्यापारियों और यहाँ तक कि जंगल से सामान इकट्ठा करने वालों को भी किसी न किसी रूप में टैक्स देना पड़ता था। चलिए अब दो महाजनपदों की केस स्टडी देखते हैं, मगध और वज्जी। ये दोनों ही बहुत पावरफुल थे, लेकिन इनके सिस्टम में, इनके शासन करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। एक था टिपिकल राजतंत्र, तो दूसरा था एक अनोखा गणराज्य। करीब 200 सालों में मगध सबसे ताकतवर महाजनपद बन गया। क्यों? इसके पीछे कई सॉलिड कारण थे। पहला, गंगा और सोन जैसी नदियां, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आसान, पानी की कोई कमी नहीं, और जमीन तो उपजाऊ थी ही। फिर थे जंगल, जहां से सेना के लिए हाथी और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती थी। और सबसे बड़ी बात, वहां लोहे की खदानें थी, जिससे मजबूत औजार और हथियार बनते थे। और इन सब रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करने के लिए थे बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत ही पावरफुल और एम्बिशियस राजा। और दूसरी तरफ था वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, जो आज के बिहार में है। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग था। इसे गण या संघ कहते थे। गण का मतलब होता है एक ग्रुप जिसमें कई सदस्य हों, और संघ का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन या सभा। मतलब यहाँ पावर किसी एक राजा के हाथ में नहीं थी, बल्कि कई शासक मिलकर राज करते थे, और हर एक को राजा कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क था दोनों सिस्टम्स में। मगध में एक राजा, एक फैसला, जो उसने कह दिया वो फाइनल। लेकिन वज्जी में, वहां बाकायदा सभाएं होती थीं, मीटिंग्स होती थीं, जहां सब मिलकर बातचीत और बहस करते थे, और फिर कोई फैसला लिया जाता था। लेकिन एक बात यहां भी ध्यान रखने वाली है, ये सिस्टम भी सबके लिए नहीं था। महिलाओं, दासों और भूमिहीन मजदूरों को इन सभाओं में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। वज्जी का ये सिस्टम कितना मजबूत था, इसका जिक्र एक बहुत ही फेमस बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में भी मिलता है। कहानी कुछ यूं है कि मगध के राजा अजातशत्रु वज्जी पर हमला करना चाहते थे, तो उन्होंने बुद्ध से सलाह ली। और पता है बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वज्जी को हराना लगभग नामुमकिन है, जब तक वो लोग अपनी मीटिंग्स करते रहेंगे, मिलजुल कर एकता से काम करेंगे और अपने बनाए नियमों को फॉलो करते रहेंगे। ये दिखाता है कि उस सामूहिक शासन में कितनी ताकत थी। खैर, वक्त के साथ बड़े और ताकतवर राजतंत्रों ने इन गणसंघों पर हमले जारी रखे, और आखिर में लगभग 1500 साल पहले गुप्त शासकों ने उन्हें जीतकर अपने साम्राज्य में मिला ही लिया। लेकिन उनका होना, उनका अस्तित्व आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये है कि मगध की सेंट्रलाइज्ड पावर और वज्जी की कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इन दोनों पुराने मॉडल से हम आज के दौर के शासन और समाज के लिए क्या सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?